सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो। ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। जनरल साहब ने तमाम एहतियातें बालाए ताक रख कर दुश्मन की पोजीशन का फजाई जायजा लेने का फैसला किया था, क्योंकि इस मरहले पर वो अपने अफसरों और जवानों को हरगिज अकेले नहीं छोड़ सकते थे। कैप्टन आरिफ के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर जनरल साहब दूसरे हेलीकॉप्टर की मैयत में महाजे जंग की तरफ परवाज कर गए। गिलगित और स्कर्दू में मौजूद पाकिस्तान आर्मी के जवानों को कल रात ही स्टैंड टू कर दिया गया था और अब SSG की एक कंपनी और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की एक बटालियन के साथ पाकिस्तानी फौज के अफसर और जवान सलतोरो पहाड़ के दोनों धर्रों बिलाफोनला और स्याला की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ते उनमें से बहुत सौ के लिए अजनबी सही, लेकिन उस जमीन से उनकी निस्बत इतनी मजबूत थी कि वो खुद को एक लम्हे के लिए भी अजनबी माहौल में महसूस नहीं करते थे। स्कर्दू से उन्हें 150 मील का फासला तय करके दुश्मन से नबरदाज़मा होने का हुक्म मिला था, जबकि वहां से सिर्फ 65 मील दूर तक कच्ची सड़क थी, जिसके बाद बर्फीले पहाड़ों, तंगनाइयों और मौत के मुंह में ले जाने वाले बर्फानी गारों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता। इस मरहले पर एविएशन के पायलटों ने तारीख का नाकाबिले फरामोश कारनामा अंजाम दिया। भारतीय फौज के जदीद MI-26 और MI-17 हेलीकॉप्टरों के मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने एलुएट और पूमा के जरिए अपने अफसरों और जवानों को इंडियन आर्मी के कायम करदा मोर्चों के सामने 17 और 18,000 फुट बुलंदी पर उतारना शुरू किया, जबकि स्कर्दू भी सतह समंदर से सिर्फ 7500 फुट बुलंद है। SSG और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के ये जवान अपने मामूल के गर्म लिबास पहने हुए थे, जिनकी हैसियत उन मौसमी शदायद के सामने न होने के बराबर थी। उन बुलंदियों पर ऑक्सीजन की कमी के असरात इतने शदीद होते हैं कि गैर मानूस अफराद को तो एक आध मिनट बात करने के बाद ही सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। SSG के जवान, जिन्हें अगले ही रोज उनके हेडक्वार्टर से पहले गिलगित, स्कर्दू और अब यहाँ बर्फजार में पहुंचा दिया गया था, जज्बा ईमान से तो सरशार थे, लेकिन जनरल साहब को इस बात का भी इल्म था कि उस बुलंदी पर जिंदा रहने के लिए जिस मखसूस लिबास की जरूरत है वो उनके पास मौजूद नहीं था। पाकिस्तान आर्मी के पास सिर्फ शुमाली इलाका जात और आजाद कश्मीर के ऊंचे महाजों पर जवानों को दी जाने वाली गर्म वर्दियों के सिवा और कुछ भी नहीं था, जबकि वहाँ तो सामान्य हर्ब ज़र्ब भी मखसूस ही दरकार होता है। लेकिन अपने अफसरान की तरह उन जवानों को भी समझ आ गई थी कि फिल वक्त उन्हें इसी पर इक्तिफा करना है। दुश्मन ने अचानक ही अपनी मर्जी का महाज खोलकर उन्हें एक अंधी लड़ाई का चैलेंज दे दिया था। उन्होंने बड़ी बेजिगरी से दुश्मन के इस चैलेंज को कबूल किया। दुश्मन की तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स उसकी पोजीशन संभालने के बमुश्किल 12 घंटे के बाद ही पाकिस्तान आर्मी के दस्ते उसके सामने 18,000 फुट की बुलंदी पर मोर्चा जन हो रहे थे। ये जवान जो अपने अफसरान की मायत में हेलीकॉप्टरों के जरिए वहां पहुंचे थे, अपने मामूल के हल्के हथियार ही लेकर आ सके थे, जबकि खपलू से उनके साथी मकामी पोर्टरों की मदद से असलहा और गोला बारूद लेकर पैदल उनकी मदद के लिए इन नामसाइदा हालात में रवाना हो चुके थे। वहां लैंड करने वाले पहले 3 हेलीकॉप्टर में से एक हेलीकॉप्टर पर जनरल साहब खुद सवार थे। अपने जर्नैल को अपने दरमियान मौजूद पाकर अफसरों और जवानों की हालत दीदनी थी। अपनी दूरबीनों से वो दुश्मन की पोजीशन देखते तो उनकी आंखों में खून उतर आता, लेकिन फिल वक्त वो सिवाय खून के घूंट पीने के और कुछ नहीं कर सकते थे। ये ऐसी जंग नहीं थी जिसमें वो दुश्मन पर फौरन ही हमला कर देते। उनके पास मौजूद हथियारों का फायर सिवाय बर्फानी ग्लेशियर्स में इर्ताश पैदा करने के फिल वक्त कोई कारनामा अंजाम नहीं दे सकता था। जनरल साहब ने एक कदरे बुलंद और बज़ाहिर गैर महफूज बर्फीली चोटी पर मजबूती से कदम जमाकर अपने अफसरान की हमराही में सामने की सूरत हाल का जायजा लिया और वो जल्द ही इस नतीजे पर पहुंच गए कि वो दुनिया की जंगी तारीख की सबसे खतरनाक, अनोखी और महंगी तरीन लड़ाई लड़ने जा रहे हैं।
जनरल साहब ने सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद अंदाजा लगा लिया था कि उस जंग में बरतरी उसी को हासिल होगी जो इस लड़ाई से वाबस्ता इंतहाई मुश्किल इंतजामी जरूरियात और लॉजिस्टिक्स पर काबू पा सके। उन्हें ऐसी हिकमत अमली अपनाना थी जिसके जरिए दुश्मन के लिए ये जंग महंगी और मुश्किल तरीन और अपने जवानों के लिए आसान बना सके। दुश्मन को झुकाने का एक ही जरिया था कि उसे बेपनाह अखराजात के बोझ तले दबाकर कुचल दिया जाए, और जनरल साहब ने ऐसी ही हिकमत अमली तैयार कर ली थी। उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लॉजिस्टिक वॉर लड़ने का फैसला कर लिया था। उस जंग का सारा दारोमदार उनके अफसरान और जवानों की बेपनाह कुव्वत मुदाफियत और जज्बा ईमानी पर था। एक अहम फैसला करने के बाद उन्होंने अपनी आंखों से दूरबीन अलग की और हुक्म के मुंतजिर अपने अफसरान की तरफ पलटे जो उनके साथ ही वहां तक आए थे। सीधे हाथ की शहादत की उंगली से उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छूते बर्फजारों की तरफ इशारा करते हुए अपने जवानों से मुखातिब होकर कहा, दुश्मन सामने है, दाएं बाएं इस तरह डट जाओ कि उसकी कुमक के रास्ते मसदूद हो जाएं। भारतीयों को उनके मोर्चों समेत बर्फ के इस जहन्नम में दफन कर दो। इनके मोर्चों को इनके लिए बर्फ की कब्रें बना दो। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। कैप्टन आबिद की कमान में SSG के 5 जवान अपने मामूल के लिबास में मौजूद थे। उन्हें ब्रिगेडियर साहब ने बिला फौनला के उस मुश्किल तरीन महाज की तरफ पेशकदमी करके दुश्मन के सामने इंतहाई बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम करने का हुक्म दिया था। उन्होंने अपने लिए उस रास्ते का इंतखाब किया था जिसे कदीम जमाने में बल्तिस्तान, सिंकियांग और याजकंद के दरमियान सफर करने वाले तिजारती काफिले इस्तेमाल किया करते थे। 18,000 फुट की बुलंदी पर उन्हें बिलाफॉन्ट ग्लेशियर की इंतहाई दुश्वार गुजार सतह पर सफर करना था। उसी दर्रे के शुमाल मगरिब में सल्तोरो, गंगरी और छोमक चोटी मौजूद थी, जिनकी ऊंचाई 22,000 से 25,000 फुट तक बुलंद थी। कैप्टन आबिद और उसके जवानों ने मगरिब की नमाज ब्रिगेडियर साहब की इमामत में अदा की और अब ब्रिगेडियर साहब के साथ आसमान की तरफ हाथ उठाए अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगने लगे। उसके बाद अपनी पीठ पर मुख्तसर सामान और कमर से रस्से बांधे अल्लाह के शेरों का ये जत्था अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। ब्रिगेडियर साहब उन पर तब तक नजरें जमाए रहे जब तक उन्हें अंधेरे की बर्फीली चादर ने अपने दामन में नहीं समेट लिया। कैप्टन आबिद और उसके जवानों के लिए ये रास्ता और इस नौयत का सफर बिल्कुल अजनबी था, लेकिन जज्बा ईमानी से सरशार एक दूसरे से रस्से बांधे वो अपनी मंजिल की तरफ गामजन थे। उन्हें 18 घंटे का तवील और इंतहाई तकलीफ दे सफर करने के बाद अपनी मंजिल तक रसाई मिल सकती थी। कैप्टन आबिद सबसे आगे था। वो फूंक फूंक कर कदम रखता बार बार अपने बाजू से बंधे कुतुब नुमा को देखता जा रहा था, क्योंकि उस सफर में सबसे ज्यादा अहमियत इस बात को हासिल थी कि वो अपनी समत न खोएं। चंद कदम चलने के बाद उनके सांस फूलने लगे थे, लेकिन अपनी मुश्किल तरीन तरबियत के बलबूते पर वो चलते चले गए। 18 घंटे का ये सफर 18 सदियों पर फैल गया था। वो अपनी अस्करी तारीख के नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहे थे। आज उन्हें साबित करना था कि वाकई लड़ाइयाँ असलहा और ताकत के बलबूते पर नहीं जीती जाती। जब कभी जवानों के कदम डगमगाते वो अपने कैप्टन की जुर्रत देख कर संभल जाते। उन 18 घंटों में उन्होंने 1 मिनट के लिए भी आंख झपक कर न देखा। रास्ते में दर्जनों मर्तबा सांस लेने के लिए रुकते। कैप्टन आबिद जानता था कि इस मुहिम का सारा दारोमदार उन पर है। अगर वो अपना हदफ हासिल न कर पाए और मौसमी शदायत के सामने हथियार फेंक दिए तो बेस कैंप में मौजूद बाकी जवानों के हौसले टूट सकते हैं। इस मुहिम की कामयाबी पर ही अगली सारी हिकमत अमली तय पानी थी। उस वक्त वो 10 घंटे की तवील मुसाफत के बाद एक पहाड़ी दर्रे पर जमी बर्फ से टेक लगाए अपनी गागलों में मौजूद सर्द चाय के घूंट अपने खुश्क हलक में उंडेल रहे थे। बर्फीले आसमान पर चांद निकल आया था। शायद कुदरत उन जियालों को खिराज अकीदत पेश कर रही थी। चांद की किरणें बर्फ के समंदर पर फिसल कर अजीब मंजर पैदा कर रही थी। उन्होंने अपने अंदाजे से इशा की नमाज अदा की और अब कैप्टन आबिद उनसे मुखातिब था। वो बोला, मैंने तुम्हें सफर के आगाज ही में बता दिया था कि हम कोई मामूल की मुहिम अंजाम देने नहीं जा रहे। मुझे इल्म है तुम सब उस जिस्मानी तकलीफ से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजर रहा हूँ। ये माहौल हमारे लिए अजनबी जरूर है, लेकिन याद रखना हमें इसी दिन के लिए तरबियत दी गई थी। हमने पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं में बदतरीन हालात का सामना करना सीखा है। ये हमारी ही नहीं, SSG की ही नहीं, पाकिस्तान आर्मी की इज्जत का भी सवाल है। हवालदार साहब, अपने जवानों से कहो हमें सारी दुनिया पर साबित करना है कि हम पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज हैं। हम दुश्मन के हर चैलेंज का मुकाबला करने, उसका मुंह तोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। आओ और अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो। उसने अपने हवालदार साहब को मुखातिब किया। चारों जवानों ने नारे बुलंद किए, अल्लाह अकबर। उन्होंने जान लिया था कि उन्हें बतौर खास इस एजाज के लिए मुंतखब किया गया है। एक मजबूत रस्से से उन्होंने दोबारा एक दूसरे को मुंसलिक किया और उस रस्से का सिरा कैप्टन आबिद की तरफ बढ़ा दिया।
कैप्टन आबिद ने अपनी बेल्ट में रस्से के सिरे पर लगी हुक को फंसाया और दोबारा अपनी जेब से छोटा सा नक्शा निकालकर उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और अगले रास्ते का तयन किया और उठ खड़ा हुआ। अगला सफर पहले से भी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उनके बुलंद अज़ाइम के सामने मौसमी अजाबनाकियां भी दम तोड़ गई थीं। उनका एक एक कदम मन भारी हो रहा था, लेकिन वो चलते चले गए। जवानों की जिस्मानी हालत देखकर कैप्टन आबिद दिल महसूस कर रह जाता। उसने उन जवानों के साथ जिंदगी की इंतहाई खतरनाक मुहिमात अंजाम दी थी। वो अच्छे बुरे वक्त के साथी थे। आम हालात में वो कभी अपने जवानों की ये तकलीफ दे हालत बर्दाश्त न कर पाता। सिपाही अजब खान चंद कदम चलने के बाद लड़खड़ा कर गिरता तो उन सबको जबरदस्त झटका और धचका लगता, लेकिन वो एक दूसरे को सहारा देते चलते चले गए। सूरज अब बर्फ के उस पथरीले समंदर के अकब से सर निकालने लगा था। उन्होंने अपनी ऐनकें आंखों पर चढ़ा ली। उन्हें बताया गया था कि सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़कर चमक पैदा करती हैं तो आंखें चुंधिया जाती हैं और बसा औकात इंसान अंधा हो जाता है। ब्रिगेडियर साहब के साथ वायरलेस पर उनका राब्ता मुसलसल कायम था। हर घंटे के बाद वो उन्हें अपनी कामरानियों से आगाह करते आ रहे थे। ब्रिगेडियर साहब और वहां मौजूद तमाम अफसरान और जवान उस वक्त जोहर की नमाज में अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ थे। उन्होंने भीगी आंखों से अपने प्यारों की सलामती और कामयाबी के लिए अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और उठ खड़े हुए। ऐन उन्हीं लम्हात में नजदीकी खेमे से ऑपरेटर की आवाज बुलंद हुई, सर कैप्टन आबिद ऑनलाइन। ब्रिगेडियर साहब करीबन भागते हुए फोन तक गए थे। 3 मिनट के बाद वो तमतमाते चेहरे से बाहर निकले। उन्होंने शिद्दत जज्बात से करीबन चिल्लाते हुए मुंतजिर अफसरों से कहा, वी हैव डन इट। पाकिस्तान आर्मी के कमांडोज फलक शगाफ नारे बुलंद कर रहे थे। कैप्टन जावेद के सामने एक बड़े नक्शे पर लकीरें लगाकर उसे कर्नल साहब ने ग्यांग लॉ की पोजीशन समझा दी। 19,000 फुट की बुलंदी पर वाक़े उस दर्रे के दोनों पहलुओं पर 21,000 और 23,000 फुट बुलंद चोटियां थीं। ग्यांग और सियाचिन के दरमियान 18,000 फुट ऊंचा पहाड़ हायल था और उस दर्रे से सियाचिन तक का सफर बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था। कर्नल साहब ने कहा, ये रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन तुम्हें ये मंजिल सर करनी है। तुम्हें इस रास्ते से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है, क्योंकि उस ग्लेशियर के जुनूबी किनारे पर भारतीयों का बेस कैंप जिंग रूलमा मौजूद है। कैप्टन जावेद, याद रखना, इस रास्ते पर उठने वाला तुम्हारा और तुम्हारे जवानों का हर कदम भारतीयों को मौत के नजदीक ले आएगा। मेरे अजीज कमांडोज की अजीम रिवायात को जिंदा कर दो। अल्लाह का नाम लेकर चलते चले जाओ। अगर हम दुश्मन को ये सरप्राइज देने में कामयाब रहे और उसके सर पर हमने अपनी पोस्ट कायम कर ली तो उसका बेस कैंप बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगा। हमें दुश्मन को बर्फीली कब्र में कैद करने का हुक्म मिला है और इस हुक्म की तामील होनी ही चाहिए। दुश्मन ने मामूली जुर्म नहीं किया, उसने हमारी सरहदों का तकद्दुस पामाल किया है और कुदरत ने दुश्मन के उस गुनाह का हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। जाओ मेरे अजीज, ग्लेशियर के जुनूबी किनारे पर अपनी मजबूत पोस्ट कायम करो। तुम्हारे ताकुब में एसएसजी की दूसरी प्लेटून अब से 5 घंटे के बाद रवाना कर दी जाएगी, लेकिन इस सारी कामयाबी का दारोमदार तुम पर है। याद रखना, जिंग रूलमा की तरफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में बिलाफोनला और स्याला में तमाम इंडियन पोस्टों तक सियाचिन ग्लेशियर पर से गुजरने वाले रास्ते तुम्हारी गन्स की जद में आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। कर्नल साहब ये कहकर बाहर आ गए। कैप्टन जावेद और उसकी कंपनी के 20 जवान, जिनमें 4 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल थे, कमरे के बाहर उनके मुंतजिर थे। जावेद ने चंद सानिये के लिए आंखें बंद की, अपने आप को यकीन दिलाया कि वाकई उसे पाकिस्तान आर्मी और अल्लाह ताला ने एक अजीम एजाज से नवाजने के लिए मुंतखब कर लिया है, और दूसरे ही लम्हे वो बाहर आ गया। उसने दरवाजे के बाहर मुंतजिर सूबेदार इनायतुल्लाह की तरफ देखकर कहा, सूबेदार साहब रिपोर्ट। सूबेदार इनायतुल्लाह ने सीना तान कर एड़ियां बजाईं, दस्ता तैयार है सर। उनसे चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान आर्मी के 20 कमांडोज तन कर खड़े थे। कैप्टन जावेद ने आगे बढ़कर एक नजर बार बार उनके चेहरों पर डाली। उनकी आंखों और दिलों में दूर अंदर तक झांका तो उसे दूर दूर तक खौफ का शायबा दिखाई न दिया। उन जवानों की आंखों में दुश्मन के लिए नफरत और गुस्से के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने सूबेदार की मायत में तमाम जवानों के सामान्य हरब ज़र्ब का जायजा लिया। जवानों को न सिर्फ अगले 2-3 रोज के लिए ज़ाद राह साथ रखना था, बल्कि 2 भारी मशीन गन्ने भी वो साथ ले जा रहे थे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों की एक टीम उनके लिए तोपें लेकर मकामी पोर्टर्स और खच्चरों की मदद से उनके पीछे पीछे आने की तैयारियां कर रही थी।
उम्मीद की जा रही थी कि उस इलाके के मौसम से कदरे मिजाज आशना नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवान आर्मी की तवक्कुआत पर जरूर पूरा उतरेंगे। उन जवानों से कुछ फासले पर एसएसजी की एक और कंपनी कैप्टन नवीद की कमान में तैयार खड़ी थी, जिसे कैप्टन जावेद के अक़ब में रवाना किया जाना था। कैप्टन जावेद और उनके जवानों को हिरावल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जा रहा था। उन्हें एक अंधी खाई की तरफ ये मिशन देकर धकेला जा रहा था कि वो न सिर्फ अपने टारगेट तक पहुंचे बल्कि पूरे इलाके का सर्वे करके अपने अक़ब में आने वाले जवानों के लिए महफूज रास्तों का खोज भी लगाएं। कैप्टन जावेद न सिर्फ बेहतरीन कमांडो बल्कि बेहतरीन कोहपैमा भी था। उसने माजी में 2 मरतबा उन इलाकों में खतरनाक पहाड़ी चोटियां सर की थी और आज उसके माजी की उसी महारत और कामयाबी को पैमाना बनाकर उसे ये मुहिम सौंपी गई थी। एक मॉनिटर की हैसियत से उसके मुताल्ले ने उसे बता दिया था कि ग्यांगला की हैसियत स्याला और बिलाफोंडला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्याला और बिलाफोंडला तक ग्लेशियर पर कदीमी रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि 18वीं सदी में उन दर्रों तक बहुत से गैर मुल्की सयाह आते रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ने उन कदीम रास्तों का खोज लगाकर ही उन्हें अपनी राह गुजर बनाना था। लेकिन वहाँ तो मामलात बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। ग्यांगला और उससे मुल्हिका यरमाला के दुश्वार गुजार और नाकाबिले उबूर रास्तों की तरफ शायद ही माजी में किसी मुहिम जू ने जाने की हिम्मत की थी। इसलिए वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ रास्ते खोजने थे बल्कि उन्हें तराशना भी था और फिर उन्हीं रास्तों पर सफर करते हुए उनके हमराहियों ने उन तक पहुँचना था। कैप्टन जावेद ने अपने पास मौजूद एक नक्शे पर ग्लेशियर के जुनूब मशरकी धाने पर एक खास एरिया को अपना टारगेट बनाया था, जहां से उसके अंदाजे के मुताबिक भारतीयों का इंतजामी कैंप जिंग रुलमा बमुश्किल 7 किलोमीटर दूर था और उस धाने पर अगर वो मोर्चा बंद हो जाते तो भारतीयों की सप्लाई लाइन कट जाती। उसने अपने जवानों के सामने खड़े होकर मुख्तसर सा खिताब किया और उन्हें बताया कि उन्हें पाकिस्तान आर्मी ने किस खास मकसद के लिए मुंतखब किया है और उन्हें याद दिलाया कि वो पाकिस्तान आर्मी के मायनाज कमांडोज हैं जिन्हें अपनी अजीम रिवायात को जिंदा रखना है। सबने आखिर में दुआ के लिए हाथ उठा दिए। उस दुआ में वहाँ मौजूद तमाम जिंदा इंसानों के साथ साथ इर्द गिर्द के दरख्त, पहाड़ और फजाएं भी शामिल थीं। उस रोज मुद्दत के बाद लोगों ने आसमान पर सूरज को इतनी आबोताब से चमकते देखा। शायद अल्लाह के उन पुरस्कार बंदों पर सूरज अपनी तवानाइयां निछावर करके उन्हें खिराजे तहसीन पेश कर रहा था। शुमाल की समत से मुसलसल चलने वाली बर्फीली हवा ने उनके चेहरों और आंखों के भरपूर बोसे लिए थे। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के हवालदार हाफिज अब्दुर्रहमान ने कुरानी आयात की तिलावत करने के बाद उन्हें दुआओं की ज़र्रबख्तर पहुंचा दी थी। अब वो महफूज हो गए थे। अब वो आसमानी और जमीनी शदायत से लापरवाह और बेफिक्र थे। फर्द जज्बात से बेकाबू होकर कर्नल साहब ने कप्तान से लेकर उस काफिले के हर जांबाज को बारी बारी अपने सीने से लगाकर अपनी धड़कनों में समो लिया। उनकी कंपनी के बाकी साथी उनसे बारी बारी बगलगीर होकर उनकी खुशबख्ती पर उन्हें मुबारकबादों से नवाज रहे थे। फजाएं दस्त बदुआ थी, हवाएं उनकी कामरानियों के लिए अपने बाजू फैला रही थी। अचानक ही सूबेदार इनायतुल्लाह का नारा बुलंद हुआ, नारा तकबीर, और वहाँ मौजूद हर जी शऊर ने फेफड़ों की पूरी कुव्वत के साथ अल्लाहु अकबर कहा। इन्हीं फलकशगाफ नारों के जिलों में एसएसजी के जांबाज अपने मुख्तसर ज़ादे राह, नामुकम्मल सामान, इंतहाई नामसाइदा हालात लेकिन मुकम्मल एतमाद के साथ जानिब मंजिल रवां दवा हुए। कैप्टन जावेद उन शेरदिल गाजियों की कमान कर रहे थे। वो एसएसजी की रिवायात के मुताबिक सबसे आगे थे। जवानों ने 5-5 की टोलियों में एक दूसरे को अपनी अपनी कमर से बंधे नायलॉन के मजबूत रस्से से बांध लिया। उन्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर उठाना था और 40 घंटे की तवील और जानलेवा रियाजत के बाद मंजिल मकसूद तक पहुंचना था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।